डियर लर्नर, वेलकम बैक। आज हम लोग जो है नोड वोल्टेज एनालिसिस या नोडल एनालिसिस जो टर्म है, ये मेथड जो है इसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे न्यूमेरिकल्स में अप्लाई किया जाता है, या अगर कोई न्यूमेरिकल नोडल एनालिसिस से मिलता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप ये जो नोडल एनालिसिस है या नोड वोल्टेज एनालिसिस है, ये हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो देखी थी आपका किरचॉफ करंट लॉ, उसका एप्लीकेशन है कि इसका इस्तेमाल करके हम कैसे जो है सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन जो है चीज़ों को डिस्कस करेंगे और आपको न्यूमेरिकल में भी उसको अप्लाई करके दिखाएंगे कि उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखें, नोडल एनालिसिस या नोड वोल्टेज मेथड क्या कहता है। ये कहता है कि आपको जब भी कोई न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें वी आइडेंटिफाई ऑल नोड्स ऑन द सर्किट में सभी नोड आइडेंटिफाई कर लेंगे और जितने भी नोड आइडेंटिफाई करेंगे उनमें से एक को रेफरेंस मान लेंगे और जिसको रेफरेंस मानेंगे उसको जीरो पोटेंशियल वर्ड यूज़ किया गया वो हम एज्यूम कर लेंगे एंड सब्सिक्वेंटली असाइन अदर नोड्स वोल्टेजेस को हम अननोन नोड वोल्टेजेस में मान लेंगे और उसके बाद जो है किसके रिस्पेक्ट में, रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो हमें अभी क्या करना है, हम इनके ये जो लिखी हुई है चीज़, जो मेथड का नाम है या नोडल एनालिसिस है, ये जो बातें अभी हमने कही, इनको हम स्टेप्स के थ्रू एक एक करके न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हुए भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम पहला स्टेप अगर हम देखें तो क्या है इसका, तो देखें इसका पहला स्टेप है टू एनालाइज द सर्किट बाय नोड वोल्टेज मेथड एज फॉलोज। पहला आइडेंटिफाई ऑल नोड्स, जो ऊपर कही गई वही चीज़ें यहाँ पे फिर से एक्सप्लेनेशन में आ रही है। सभी नोड वोल्टेजेस को हम आइडेंटिफाई करेंगे और एक नोड को रेफरेंस मानेंगे और जिसको रेफरेंस मानेंगे उसका वोल्टेज जो है जीरो पोटेंशियल असाइन कर देंगे एंड लेवल द रिमेनिंग नोड वोल्टेजेस टू अननोन नोड वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस नोड। यानी कि बाकी के जितने भी नोड बचेंगे उनको हम क्या करेंगे, अननोन वोल्टेजेस उसको असाइन कर देंगे। अब ये स्टेप 1 है, इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा न्यूमेरिकल में। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं और उसकी मदद से आपको इन स्टेप्स को वन बाय वन हम करते हुए भी चलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो देखिए ये न्यूमेरिकल मैंने लिया है और सपोज करिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस। 5 ओम के रेजिस्टेंस में, ये जो 5 ओम है इसमें आपको करंट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो स्टेप 1 अभी हम लोगों ने देखा था। स्टेप 1 क्या कहता है कि सभी नोड आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो नोड का कहने का मतलब ये है कि नोड हम उसको कहेंगे जहां पर आपके कम से कम 3 एलिमेंट आके जुड़ रहे हों। इसको भी हम नोड कह सकते हैं, यहाँ पे 2 एलिमेंट जुड़ रहा है। लेकिन क्या होगा जब केसीएल हमें अप्लाई करना है, तो जब भी केसीएल अप्लाई करेंगे आप, केसीएल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होती है। तो यहाँ पर जो भी करंट मानेंगे, जो इधर से आएगी वो इधर चली जाएगी, तो इसलिए वो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमेशा जो है उसको नोड बोलेंगे जहाँ पे कम से कम 3 एलिमेंट आपस में आके जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो 10 ओम, 15 ओम और 5 ओम आपस में आकर जुड़ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नोड हमारा एक नोड है, उसका नाम दे देंगे ए। फिर वैसे ही हम एक दूसरा नोड नीचे देखें यहाँ पर, तो ये 15 वोल्ट, 5 ओम और ये 20 वोल्ट, ये आके जुड़ रहा है इस पॉइंट पर, तो हम इसको कह देंगे कि ये एक नोड वोल्टेज है बी। ठीक है, तो ऐसे ही कोई तीसरा होता तो हम तीसरा कह लेते, चौथा होता तो चौथा भी हम बता देते। फिर अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक को रेफरेंस मानना है। ठीक है, तो रेफरेंस मानना है, तो रेफरेंस मानने के लिए आप इन दोनों में से किसी एक को भी मान सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे हमेशा कि जो बैटरीज के नेगेटिव या नीचे वाला जो नोड है उसको आप रेफरेंस मानेंगे। तो आप जब उसको रेफरेंस मानेंगे तो आप यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मैं लिख दे रहा हूँ रेफरेंस। ठीक है, REF लिख रहा हूँ शॉर्ट में, रेफरेंस। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, रेफरेंस जिसको मान लिया उसका जो वोल्टेज है वो क्या असाइन किया जाएगा, 0 वोल्ट। तो हम देखिए इसका वोल्टेज कितना मान ले रहे हैं, 0 वोल्ट।
सिर्फ रेफरेंस का 0 वोल्ट, और उसके अलावा जितने नोड होंगे उन सभी को जो है उनके नाम के अनुसार उनके वोल्टेजेस असाइन कर दिए जाएंगे। तो नाम के अनुसार वोल्टेजेस असाइन करने हैं, तो आप देखें तो ए है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वी ए हो जाएगा। अगर C होता तो VC लिख देते। कोई 1 2 3 मानना चाहता है, 1 मानना चाहता है तो V1 हो जाएगा। इस तरीके से हम नोड वोल्टेजेस असाइन कर लेंगे। यानी कि इस A नोड का वोल्टेज VA हो गया, रेफरेंस का वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया। फिर इसके बाद ये हमारा इतना जो है वो पहला स्टेप था। अब हम लोग जो है स्टेप 2 की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए पहला स्टेप हम लोगों ने फॉलो कर लिया है कि सभी नोड पहचान लिए और उसमें से एक को रेफरेंस मान लिया, उसको 0 वोल्टेज दे दिया, और बाकी को जो है हमने क्या किया उसके नाम के अनुसार वोल्टेज दे दिया। अब अगला है असाइन ब्रांच करंट इन ईच ब्रांच, द चॉइस ऑफ द डायरेक्शन इज आर्बिट्री। इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर अगर आप देखें न्यूमेरिकल में तो इसका ये मीनिंग है कि हर ब्रांच में करंट असाइन करना है आपको, तो आप हर ब्रांच में करंट एज्यूम करेंगे, मानेंगे अपनी तरफ से। तो देखिए मैं यहाँ इस वाली ब्रांच में करंट मान ले रहा हूँ, ये करंट हो गई हमारी I1। यहाँ पर करंट मान ले रहा हूँ मैं I2, और यहाँ पर जो करंट है वो मान लेता हूँ मैं I3। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 3 करंट असाइन कर लिया है। अब ये असाइन करने के लिए जो डायरेक्शन की बात है, जैसे मैंने ये I1 इस तरफ मान लिया, I3 इस तरफ मान लिया, I2 नीचे की तरफ मान लिया, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बस मान लीजिए इसको और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर ऑटोमेटिक जो है सही आएगा आपका। अगर आंसर पॉजिटिव करंट आता है तो इसका मतलब आपने डायरेक्शन सही मानी थी, और अगर नेगेटिव करंट आता है तो इसका मतलब मान लीजिए I1 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो फ़र्क क्या पड़ेगा? सिर्फ इतना होगा कि ये जो करंट की डायरेक्शन हम लोगों ने ए की तरफ मानी है वो एक्चुअली में उसके रिवर्स होगी, तो उससे कोई वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप करंट जो है आर्बिट्री अपनी तरफ से मान लीजिए, जो भी आपको एज्यूम करना है वो एज्यूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। स्टेप 3 है हमारा अप्लाई KCL एट ईच नोड। हर नोड पर KCL अप्लाई करना है 1 बाय 1 एक्सेप्ट रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड को छोड़कर सभी नोड पर एक एक करके KCL अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम लोग KCL अप्लाई करना है तो अब उसको अप्लाई करके देखते हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल में। तो अब देखें ये आपका डायग्राम बना हुआ है और इसमें आपको KCL अप्लाई करना है। तो जब भी KCL अप्लाई करेंगे तो KCL इक्वेशन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। क्या होता है KCL की इक्वेशन? क्या होती है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KCL एट नोड ए, तो इक्वेशन क्या मिलेगी? इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट का मतलब हो कि आने वाली करंट। तो आप देखें तो इनकमिंग करंट क्या है? I1 इनकमिंग है, I3 भी इनकमिंग है, और आउटगोइंग क्या है आपकी? I2 है। तो आप यहाँ पे इनकमिंग को एक तरफ लिख लीजिए, तो ये हो गया I1 प्लस I3 इज इक्वल टू आउटगोइंग क्या है आपकी? I2। तो इस तरीके से I2 आपकी आउटगोइंग हो गई। तो इतना कर लिया, ये आपका स्टेप 3 था। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। तो देखिए स्टेप 4 क्या है हमारा? एक्सप्रेस द ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ नोड असाइन वोल्टेजेस। यानी कि जो ब्रांच करंट अभी हम लोगों ने माना है उनको अब नोड असाइन वोल्टेजेस के टर्म्स में जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको करने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पर अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ और उसके बाद हम वहाँ पे न्यूमेरिकल में उसको अप्लाई करेंगे। इनको कैसे करेंगे? तो सपोज करिए कि आपके पास जो है एक रेजिस्टेंस है, क्या है वो? R, और वो 2 टर्मिनल के बीच में कनेक्टेड है। वो है आपका टर्मिनल A और टर्मिनल B। 2 टर्मिनल है और दोनों टर्मिनल के जो वोल्टेजेस हैं वो हैं आपके VA और VB। ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चन में, और जब भी ऐसा है तो इसमें डेफिनेटली करंट भी फ्लो कर रही होगी। और करंट हम मान लें कि आपने जो एज्यूम किया है वो A से लेके B की तरफ है। तो जब भी ऐसा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो I की वैल्यू होगी इस केस में, तो क्या होगा? I इज इक्वल टू जिस नोड से करंट स्टार्ट हो रही है, लेट्स से A, तो A का वोल्टेज कितना है? VA, तो आप लिखेंगे VA। फिर यहाँ पर आगे जा रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहा है? B पर, तो आप लिखेंगे माइनस के साथ VB अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ब्रांच दैट इज R। तो ये हो गया आपका VA माइनस VB अपॉन R। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहला केस है।
अब मान लीजिए कि एक और रेजिस्टेंस है, या सेकंड केस इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है R, लेकिन इसमें एक जो है साथ में बैटरी भी लग गई। क्या हो गई, एक बीच में बैटरी भी लग गई और वो जो है A और B के बीच में कनेक्टेड है। और A नोड का जो वोल्टेज है वो है आपका अगेन VA, और B नोड का जो वोल्टेज है वो है आपका है VB, और ये जो बैटरी है इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, V है। और करंट अगेन अभी भी जो है वो आपकी क्या है, I ही फ्लो कर रही है, जो कि A से लेके B की तरफ है। A से देखिए एरो बना है, B की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आप I की वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो यहाँ जो I होगा वो क्या होगा, I इज इक्वल टू जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका वोल्टेज दैट इज VA। अब हम आगे जब ट्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पे एक मिल गया वोल्टेज सोर्स रास्ते में, तो हम देखिए यहाँ पे क्या जा रहा है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम प्लस से, मैं यहाँ देखिए नीचे लिख दे रहा हूँ या इधर साइड में, अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं, कहाँ, माइनस की तरफ, तो आपको यहाँ पे लेना है नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। और अगर हम माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो आप देखें तो जब आप करंट ऐसे फ्लो कर रही है A से B की तरफ, तो आप माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस की तरफ, तो यहाँ पर क्या लेंगे आप, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू। क्यों, क्योंकि माइनस से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो आप क्या लेंगे, प्लस V, फिर कहाँ पे एंड हो गया, B पर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस VB अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R। तो इस तरीके से आपको जो है मिल जाएगा इस सिचुएशन में करंट। अगर ये टर्मिनल चेंज हो जाता है लेट्स से, तो देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, सिर्फ ये जो टर्मिनल है उसको मैंने यहाँ पे बस चेंज कर दिया है कि अगर इधर प्लस आ जाए और इधर माइनस हो जाए, सपोज ऐसा कोई केस आ जाता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू, अगेन वैसे ही सोचना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से, तो VA, फिर आगे जा रहे हैं तो प्लस से माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस V, फिर एंड कहाँ पर हो रहा है, VB पर, तो माइनस VB अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R। तो इस तरीके से आपको करंट की वैल्यू मिल जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस को हम माइनस वैल्यू कह रहे थे। तो इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इतना बस ध्यान रखना है कि जिस नोड से स्टार्ट करेंगे उस नोड का वोल्टेज, रास्ते में अगर प्लस से माइनस की तरफ गए कोई सोर्स आया तो माइनस, वो भी वोल्टेज सोर्स, ठीक है, और अगर माइनस से प्लस की तरफ आया तो प्लस, जैसे ऊपर आया है, और माइनस एंड पॉइंट का वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे करेंगे तो हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक केस और हो गया। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर कोई करंट सोर्स आ जाए। लेट्स से यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई करंट सोर्स आ गया, एक आपका रेजिस्टेंस है इस तरीके का R, और ये A है, ये B है, और ऐसे ही केस है, और यहाँ पर VA है और आपका VB है, और करंट अभी भी जो फ्लो हो रही है वो आपकी जो है अगेन अब स्टिल जो है वो A से B की तरफ ही फ्लो कर रही है I, और यहाँ पर जो करंट है वो I डैश है। जो करंट सोर्स है जरूर कुछ ना कुछ 2 एम्पियर 3 एम्पियर कुछ लिखा हुआ होगा, तो ये I डैश है। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर देखेंगे तो दोनों की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन देखिए, ये जो मानी है करंट वो, और ये दोनों सेम है। तो जब सेम है तो इस ब्रांच की करंट I डैश के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I डैश। और अगर ये यही करंट जो है आपकी, सपोज ये जो सोर्स है ये अपोजिट हो जाता है, लाइक मैं बना रहा हूँ डायग्राम, तो देखिए अभी भी जो अब क्या किया मैंने, इस करंट सोर्स और इस करंट सोर्स को देखें तो इधर आपका A से B की तरफ एरो था और यहाँ पर B से A की तरफ है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो गई। जबकि करंट की जो वैल्यू है जो हमने माना है वो I ही है, और वो लेफ्ट से राइट की तरफ ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो I की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, I डैश के बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गई माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ 4-5 जो है कंडीशंस होंगी जिसकी मदद से हमको इक्वेशंस लिखनी होंगी। तो अब मैं यहाँ न्यूमेरिकल पे आ रहा हूँ। तो अब न्यूमेरिकल पे देखें तो आप ये जो है कंडीशन, यहाँ पे एक सोर्स है जो कि B और A के बीच में कनेक्टेड है, और यहाँ पे करंट है आपकी I1। तो I1 की वैल्यू पिछले जो हम लोगों ने किया है उसके बेसिस पे अगर हम लिखें तो आप देखिए क्या हो जाएगा I1 की वैल्यू। आप यहाँ पे देखें कहाँ से शुरू हो रहा है, करंट इधर जा रही है, तो यानी कि ऑब्वियस बात है B से शुरू होगा। तो B की वोल्टेज कितना है, 0, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0। फिर जब यहाँ पे जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, प्लस
20, फिर और आगे गए तो प्लस कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ए पे ख़त्म हो रहा है, तो ए का वोल्टेज कितना है, वी ए है, तो माइनस वी ए अपॉन टोटल करंट रेजिस्टेंस कितना है आपका 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। वैसे ही हम I3 लिखेंगे तो I3 भी देखिए इस तरफ से जा रहा है, तो यहाँ पे B से स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे 0, फिर माइनस से प्लस की तरफ गए तो +5, फिर कहाँ पे एंड हो रहा है जाके आपका A पर, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वी ए अपॉन कितना आ जाएगा 5, रेजिस्टेंस सॉरी यहाँ पे देखिए कितना है 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू I2। I2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी ए, कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पे देखिए बीच में कोई सोर्स नहीं आया तो एंड हो रहा है 0 पे, तो आप लिखेंगे -0 डिवाइडेड बाई कितना है इसका रेजिस्टेंस, दैट इज 5, तो यहाँ पर आ गया 5। तो इस तरीके से अब ये इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ तक हमारा जो अभी स्टेप हम लोग कर रहे थे वो आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, जो अब ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो करंट की इक्वेशंस लिखी है, अभी हम लोगों ने अपने पीछे देखा था ये इक्वेशन, अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसे ही इक्वेशन हर नोड के लिए बनेगी, तो सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर जो है मिल जाएगा। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सॉल्व द सेट ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर द नोड वोल्टेजेस एंड अल्टीमेटली द ब्रांच करंट्स। तो ये अब आगे इसको सॉल्व करने पे ब्रांच करंट कैसे मिलेगी, तो देखिए क्या होना है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेके जो है हम बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख रहा हूँ, और अगर एलसीएम लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं नीचे वाली संख्या इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 × 15, और ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 20 × 15 -15 वी ए प्लस यहाँ पर क्या होगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 -10 × वी ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन 5। तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमको मिलेगी। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 5 to 150 से कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू देखिए मिल जाएगा वी ए इक्वल टू 350/55। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई है वी ए की। अब हमें क्वेश्चन में जो कहा गया था वो कहा गया था कि इस 5 ओम में करंट निकालिए, तो 5 ओम में कौन सी करंट है, I2, और I2 का एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, तो I2 इज इक्वल टू वी ए -0/5। तो हमको वी ए की वैल्यू मिल गई है, तो बड़े आराम से जो है हम लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा वी ए अपॉन 5 जो कि I2 की वैल्यू है, और वी ए की वैल्यू आपने निकाल लिया 350/55 डिवाइडेड बाई 5, तो ये करंट आ जाएगी एम्पियर में। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको मान लीजिए I1 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि इस 10 ओम में करंट कहा गया होता, तो आप क्या लिखते, I1 की वैल्यू देखिए 20 - वी ए अपॉन 10। तो इस तरीके से आप वी ए की वैल्यू पुट करते और आपको आंसर मिल जाता। वैसे ही अगर 15 ओम में कहा गया होता तो आप I3, और I3 की वैल्यू देखिए तो आप ये है आपका I3 5 - वी ए बाई 15। तो इस तरीके से वी ए मिल चुका है, तो आपको बड़े आराम से जो है करंट की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल में I2 की वैल्यू निकाल के दिखाया है, ऐसे ही आप I1 और I3 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।